हेलो स्टूडेंट्स। बेटा पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन पढ़ा था कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है एंड ये समझा था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ये समझ में आ गया था, और जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन का जो मेथड है उस मेथड को, उस फेनोमेना को ही बोला जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी। जो हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है उसी को आयनिक बॉन्ड भी कहा जाता है। यू मस्ट रिमेम्बर। ठीक है बच्चों, आगे आज चलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन की कंडीशंस क्या क्या है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप कंडीशंस को समझ जाएंगे तो आप बड़ी आसानी से, अगर आपको कहीं पर कोई फार्मूला दिया हुआ है किसी सब्सटेंस का, जैसे NaCl है, या आपको दिया हुआ है सपोज PCl5 समथिंग इस तरह से, एंड आपसे पूछा गया कि यहाँ पर कौन सा लिंकेज है, मतलब यहाँ पर बॉन्ड कौन सा है NaCl के बीच में या PCl3 के बीच में, PCl5 के बीच में कौन सा बॉन्ड है। तो आप अगर कंडीशंस आपको पता है, नेचर आपको पता है, तो आप आसानी से चीजों को जज कर पाएंगे। आप बता पाएंगे कि वहां पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो आज हम लोग कंडीशंस पर फोकस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की क्या कंडीशंस है आप लोग प्लीज ध्यान से समझिएगा। तो कंडीशंस जो फॉर्मेशन है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के लिए, उसमें सबसे पहली कंडीशन लिखा है कि हमेशा जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है उसका फॉर्मेशन किन्हीं दो ऐसे एलिमेंट्स के बीच में होता है जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक बहुत 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 बिग डिफरेंस होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत मेजर डिफरेंस है, कहा जाए कि एक एलिमेंट ऐसा है जो बहुत रेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑब्वियसली वो कौन हो जाएगा, मेटल होगा। और एक ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिवली काफी हाई है, तो वो कौन हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। तो जो पहली कंडीशन है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए वो ये है कि दिस बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन ए मेटल के बीच में, और दूसरा जो उसके सामने जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला जो एलिमेंट होगा वो कौन होगा, नॉन मेटल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि एक मेटल होगा और दूसरा कौन होगा, नॉन मेटल होगा। ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल होगा और एक एलिमेंट मेटल होगा और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो नॉन मेटल होगा। मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कौन हो जाएगा, वो होगा आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अभी कैसे, ये पहली कंडीशन ध्यान दीजिए। तो जो मेटल है, मेटल को प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा। M फॉर क्या होगा, M फॉर आपका मेटल, E फॉर हो गया इलेक्ट्रॉन, और TAL। ठीक है, यहाँ पर जो ये TAL जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख रहे हैं हिंदी में, टालना। ठीक है, टालने का सेंस होता है कि किसी चीज को हटा देना। टालना मतलब टू रिमूव, किसी चीज को हटाना। तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या रिमूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं। मेटल की जो वर्ड है, जो मीनिंग है, तो मेटल की जो आप स्पेलिंग लिख रहे हो, उन स्पेलिंग में ही मेटल का अपने आप में मीनिंग, मतलब छुपा हुआ है। मेटल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मेटल आर द एलिमेंट हैव अ टेंडेंसी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन या लूज इलेक्ट्रॉन या डोनेट इलेक्ट्रॉन ऑलवेज। ठीक है, तो मेटल, M फॉर मेटल, E फॉर इलेक्ट्रॉन, और TAL, टाल मतलब हटा देना, टाल देना, है ना। तो टू रिमूव, टालना मतलब टू रिमूव, हटा देना, टू रिमूव या टू डोनेट। अभी क्या है कि जो मेटल्स है वो ऐसे एलिमेंट है जो हमेशा अपने पास से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हटा देता है। तो जब मेटल कोई एटम है, सपोज ये मेटल कोई एटम है, इसने अपने पास से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपने पास से आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो मेटल होगा ये कौन हो जाएगा, ये आपका डोनर एटम हो जाएगा ना। बच्चों ध्यान दो, ये डोनर एटम हो जाएगा ना। और जो नॉन मेटल है, जब मेटल एक की डेफिनेशन आपने समझ ली अच्छी तरीके से, तो जो दूसरा है उसके सामने वाला, उसकी डेफिनेशन जस्ट उसकी अपोजिट हो जाएगी। एंटोनिम्स आपने पढ़े होंगे इंग्लिश में, जैसे डे का नाइट होता है। तो इसी तरह अगर मेटल इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर लेगा। भाई बहुत सिंपल है, ये तो बहुत आसान है। तो मेटल जो है उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए, रिमूव किए, तो वो इलेक्ट्रॉन का डोनर हो गया। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनर एटम। ठीक है ना।
तो सामने वाला जो हमारा नॉन मेटल है Nm लिख रहा हूं नॉन मेटल के लिए, नॉन मेटल ने इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया अपनी वैलेंस शेल में, तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम। अब मेटल ने जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो उस मेटल के ऊपर, मेटल ने सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिमूव किया, तो मेटल के ऊपर n पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है बेटा। और जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऊपर n नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसने n नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब आप देखिए इनके बीच में यहाँ पर ये जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, दिस अट्रैक्शन फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यही आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, इसी को आप क्या कहोगे, इसी को आप बोलोगे आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इसे आप आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं, या आयनिक बॉन्ड का एक दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ये क्लियर हो गई, दिस इज फर्स्ट कंडीशन कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल एटम के बीच में होता है, ठीक है बच्चों। अब सेकेंड कंडीशन की तरफ आते हैं, भाई ऐसा क्या होता है, ठीक है ना, ऐसा क्या है मेटल में, ऐसी क्या खास बात है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की टेंडेंसी वाला ही होता है, मेटल में ऐसा क्या खास होता है। तो सेकेंड कंडीशन की तरफ आते हैं, मेटल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन क्यों निकालेगा, वाई ये मेटल रिमूव इट्स इलेक्ट्रॉन, अपनी वैलेंस शेल से एक मेटल इलेक्ट्रॉन क्यों निकालेगा। तो उसका रीजन ये है कि मेटल शुड हैज लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। जो मेटल है उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल वो क्या होनी चाहिए, वो लो होनी चाहिए, मेटल की आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होनी चाहिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल को बेटा कैपिटल आई बेस में P लिख करके एग्जिबिट किया जाता है। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले नॉन मेटल के लिए देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हम किसी एटम को देते हैं, किसी एलिमेंट के एक एटम को बाहर से आप एनर्जी इनपुट कर रहे हो, तो इनपुट गिवन जो इनपुट अमाउंट ऑफ द एनर्जी है जो हम किसी एटम को दे रहे हैं ताकि उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए, और एक्साइट होकर के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेल से बाहर आ जाएंगे, तो उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल तो लो है मेटल के लिए, सेकेंड कंडीशन है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल शुड हैज लो ऑलवेज। मेटल के लिए जो उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, ताकि जो उसका इलेक्ट्रॉन है जो स्टडी फेज में इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में पड़, स्टडी का मतलब इलेक्ट्रॉन तो हमेशा रिवॉल्व कर रहा है, स्टडी का सेंस ये है कि उसकी एक जो स्टेशनरी एनर्जी है, एक जो फिक्स एनर्जी से इलेक्ट्रॉन लगातार शेल में चक्कर लगा रहा है, फिक्स एनर्जी से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिक्स एनर्जी से लगातार चक्कर लगा रहा है, तो उस फिक्स एनर्जी को ही हमें क्या करना है, थोड़ा सा एलिवेट करना है, बढ़ाना है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ा दी जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के अपनी शेल से बाहर निकल आएगा। तो हम यही तो चाहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और वो किसी नॉन मेटल के पास पहुंचे। अब नॉन मेटल में ऐसा क्या होता है कि वो किसी निकाले गए इलेक्ट्रॉन को, मेटल से निकाले गए रिमूव किए गए इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाए, ठीक है। तो यहाँ नॉन मेटल में जो एनर्जी डिमांड होगी जिससे वो किसी इलेक्ट्रॉन को अपने पास अडहियर कर पाएगा, गेन कर पाएगा, ले पाएगा, उस एनर्जी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अगर यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल लो है तो नॉन मेटल के लिए याद रखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, हाई। तो नॉन मेटल ऑलवेज हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहा जाता है, इसे कैपिटल ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉन मेटल के लिए क्या होगा, हाई होगा, और जो हमारा मेटल है उसके लिए जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो क्या होगा, लो होगा। अब एक बार समझ लेते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। हालांकि आप पीरियोडिक टेबल में इस चीज को पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर आया है कॉन्सेप्ट तो उसे समझिए, चीजों को रिवाइज करने में कोई हर्जा नहीं है। तो देखो बेटा,
एक ये आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है, दिस इज आइसोलेटेड। ये कोई गैस एलिमेंट है जिसका आइसोलेटेड एटम, आइसोलेट का मतलब उस एटम को एकदम आइसोलेट कर दिया, दिस इज इमेजिनरी, इमेजिन किया जा रहा है। और ये जो एटम है, इस एटम की, ये इसका न्यूक्लियस हो गया एटम का, दिस इज हियर द न्यूक्लियस, एंड ये क्या हो गई, ये होगी वैलेंस सेल, वैलेंस शेल। और वैलेंस सेल में यहाँ पर ये कौन प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हम चाह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ से रिमूव करना है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ से रिमूव करना है, बाहर निकालना है इस इलेक्ट्रॉन को। तो इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस सेल से बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इनपुट करनी पड़ेगी। ये जो लहराता हुआ जो ऐसा ऐसा स्पाइरल करके जो एरो बनाया है, ये क्या है, ये है एनर्जी। आप देख रहे हो कि एनर्जी जो है इस एटम को, एटम में जो ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट सेल में, ये एनर्जी बाहर से दी जा रही है ना, बाहर से ये एनर्जी दी जा रही है। तो आपको यहाँ पर समझना होगा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऑब्वियसली मिनिमम की बात होगी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, या सिंपली आप मिनिमम भूल जाइए, आप केवल एनर्जी याद रखिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज गिवन, देखिए एनर्जी आप इसे दे रहे हैं ना, गिव कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज गिवन टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम फॉर द रिमूवल ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस सेल, ठीक है, नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये जो एनर्जी है, इसी एनर्जी को बेटा क्या कहा जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाएगा। और आयनाइजेशन पोटेंशियल जितना लो होगा, ठीक है, जितना कम आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है एक एटम का वैलेंस सेल से, उतनी ही आसानी से बाहर निकल पाएगा, ठीक है। अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हाई है, जैसा कि इनर्ट गैस एलिमेंट जो होते हैं, शुरुआती इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो हमारा वीडियो फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया आपको केमिकल बॉन्डिंग का, उसमें एक चीज आई थी कि जो इनर्ट गैस एलिमेंट है, वाई दे आर इनर्ट, वो इनर्ट क्यों है, वो क्यों अपना इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते। तो इनर्ट गैस एलिमेंट इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं निकालते हैं क्योंकि इनर्ट गैस एलिमेंट्स का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है दैट इज हाईएस्ट अमंग ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट है उनमें सबसे हाई, बल्कि हाईएस्ट कहोगे, हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किनका है, आपके इनर्ट गैस एलिमेंट का। तो इनर्ट गैस एलिमेंट का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत हाई है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते हैं। दूसरे नंबर पर ये ऑर्डर ऐसे चलता है, यूं आप समझेंगे तो ये थोड़ा सा आपको इजी गोइंग रहेगा कि यहाँ पर सपोज आपने रखा मेटल, मेटल के बाद आपने रखा नॉन मेटल, ठीक है, और सपोज मान लीजिए कोई आपका इनर्ट गैस एलिमेंट है और आयनाइजेशन पोटेंशियल के ऑर्डर की बात आप पढ़ रहे हो, तो जो हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो इनर्ट गैसेस का है, दूसरे नंबर पर आपका नॉन मेटल का है, और सबसे कम ऑब्वियसली आप समझ जाएंगे यहाँ पर ये ऑर्डर किसका है, ऑर्डर ऑफ आईपी का मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर है। तो आप देखिए इनर्ट गैसेस जो हैं उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये इनर्ट गैसेस जो है उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, हाईएस्ट है। अब हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है तो दिस इज इम्पॉसिबल टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ द इनर्ट गैसेस। लेकिन अगर वहीं पर हम नॉन मेटल में देखें तो नॉन मेटल का आयनाइजेशन पोटेंशियल इनर्ट गैसेस से कुछ कम हुआ है, लेकिन मेटल से अगर कंपेयर किया जाए, इनसे इनर्ट गैसेस से तो इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हुआ है, लेकिन अगर नॉन मेटल जो है उनके आयनाइजेशन पोटेंशियल को मेटल के आयनाइजेशन पोटेंशियल से कंपेयर किया जाए तो अभी भी जो इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो मेटल से क्या है, काफी हाई है। तो हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल या हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वाली कंडीशन में कभी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के एटम की वैलेंस सेल से बाहर नहीं निकलेगा। तो आपको याद रखना है कि इनर्ट गैसेस इसी वजह से इररिएक्टिव होते हैं, कभी भी रिएक्ट नहीं करते, और जो नॉन मेटल है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करते, बल्कि दे हैव ए टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जब ये अपनी एनर्जी खर्च करते हैं तो उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल ना करके फिर क्या कहा जाता है,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो याद रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि नॉन मेटल का आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होता है। अब बच गए मेटल। तो जो मेटल है आप देख सकते हो इस ऑर्डर में, इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत लो है। तो बहुत लो है, इस वजह से मेटल ऑलवेज रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल। ठीक है, मेटल के जो एटम होंगे वो अपनी वैलेंस शेल से इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाते हैं, किसी को दे पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको क्लियर हो गया है। अब सेकंड चीज देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए। फिर से आपने ये आइसोलेटेड गैसियस एटम बनाया। आइसोलेटेड इन द सेंस होता है जैसे किसी भी एटम को आइसोलेट करके एकदम बाहर ऐसी जगह पर रख देना जहां पर और किसी दूसरी चीज से वो इफेक्ट ना हो पाए। ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड कंडीशंस बना करके कोई एक्सपेरिमेंट करना। तो आपने ये आइसोलेट करके गैसियस एटम को यहाँ पर रख दिया। ये इसका न्यूक्लियस है, ये एटम है। एज जो अभी यहाँ पर बताया, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वैलेंस शेल। ठीक है, दिस इज वैलेंस शेल। और ये इलेक्ट्रॉन एक पड़ा हुआ है बाहर। ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ये जो एटम है अपनी वैलेंस सेल में क्या चाहता है, गेन कर लेना चाहता है। ठीक है, ये अपनी वैलेंस सेल में इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेना चाहता है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो एटम है वो खुद की एनर्जी क्या कर रहा है, खुद की एनर्जी जो है रिमूव कर रहा है। जो लहराता हुआ जो साइन बना रहा है, दिस इज ये एनर्जी के लिए। ये खुद की एनर्जी क्या कर रहा है, खुद की एनर्जी रिलीज कर रहा है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज। तब आप क्या बोलोगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द adhering या to receive an extra electron in the valence shell by an isolated gaseous atom is known as electron affinity। सिंपल वर्ड्स में एक बार फिर से समझते हैं। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम अपनी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है ना, जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आप सिंपली क्या कहेंगे, फिर से समझिए आप क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द adhering ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल by an isolated gaseous atom is known as its electron affinity, या इसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाए। अब जरा यूं समझिए कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इस मार्कर को हम यूं ऐसे कस के मजबूती से पकड़ेंगे, खूब ताकत लगा कर, तो ऑब्वियसली हम इसमें अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं। और खूब ताकत लगा करके अगर हमने इसको पकड़ा है तो ये आसानी से कोई इसको मेरे पास से छीन करके नहीं ले जा पाएगा, आसानी से नहीं ले जा पाएगा, है ना, ध्यान दीजिए। लेकिन अगर हमने इसको बहुत लिटरली बहुत ऐसे हल्के से पकड़ा है, पकड़ने में जो हम अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं वो बहुत कम है, तो क्या होगा, बहुत आसानी से कोई भी इसको छीन के ले जा पाएगा। तो बस यही फर्क है कि जो हमारा नॉन मेटल है उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, हाई होनी चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। और जो हमारा मेटल है उसके लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, लो। तो मेटल शुड हैव ऑलवेज लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, और नॉन मेटल के लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसकी अमाउंट क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इस सूरत में क्या होगा, जब मेटल का आयनाइजेशन पोटेंशियल लो है तो मेटल अपने पास से, जो मेटल है वो अपने पास से इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव कर पाएगा। समझिए जो मेटल है इसने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस करने का सेंस है कि निकाल दिया, रिमूव कर दिया, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, नॉन मेटल के पास। तो मेटल ने जब इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो इसके ऊपर n पॉजिटिव चार्ज, और नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन क्या किया बेटा, गेन कर लिया, तो इसके ऊपर n नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। यही अट्रैक्शन फोर्स क्या है, आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन में भी ये बात क्लियर हो गई कि जो हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, दिस इज क्लियर टू यू।